हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा, घूर्णन गति के बारे में या परिभ्रमण गति क्या होती है उसके बारे में हमने चर्चा की। और इस क्लास में हम रेवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, परिक्रमा की बात कर लेते हैं, या वार्षिक गति किसे कहते हैं, वार्षिक गति कैसी होती है, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम टॉपिक डाल लेते हैं। टॉपिक हो जाएगा आपका रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसे हम एक नाम और देते हैं, हिंदी में कहते हैं वार्षिक गति, और या फिर हम इसे कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, परिक्रमण गति। क्लियर हो गया? परिक्रमण गति, वार्षिक गति या परिक्रमण गति, या फिर कहेंगे रेवोल्यूशन। अब देखिए रेवोल्यूशन होता है क्या है, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं। रोटेशन आपको समझ में आ गया कि रोटेशन में पृथ्वी की जो गति होती है पश्चिम से पूर्व होती है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं वार्षिक गति की बात करें, रेवोल्यूशन की हम बात करें, तो इसमें भी पृथ्वी की जो गति होगी वो पश्चिम से पूर्वी होगी। ठीक है, ये अपने अक्ष पर रोटेशन तो करती ही है, साथ में ये सूर्य के सापेक्ष, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष सूर्य के सापेक्ष रहते हुए परिक्रमण गति करती है। ठीक है, सूर्य के सापेक्ष रहते हुए कौन सी गति करती है? ये परिक्रमण गति करती है। और सूर्य के सापेक्ष रहते हुए परिक्रमण गति तो करती ही है, साथ ही साथ ये रोटेशन भी करती है, अपने अक्ष पे रोटेशन भी कर रही है। क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गया आपकी वार्षिक गति, या इसको परिक्रमण गति कहते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं किस प्रकार से ये एक्टिविटी होती है। जैसे सपोज हम यहाँ सूर्य बना दें, ये सन हो गया हमारा, और इस प्रकार से एक इलिप्टिकल मार्ग है, अंडाकार मार्ग। ठीक है, एक अंडाकार मार्ग होता है, इलिप्टिकल मार्ग इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम पृथ्वी का एक्सिस हमें सेम रखना होगा, या आप जरूर ध्यान रखें पृथ्वी का जो एक्सिस है वो सेम ही रहेगा, उसमें अंतर नहीं आता। ठीक है, रोटेशन करती है पृथ्वी हमारी रोटेशन कर रही है। क्लियर? देखिए ये हमारा सन है, ये सूर्य है, और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो एक्सिस है यानी कि 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, तो ये सब जगह ऐसा ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखें। कहीं आपको ऐसा लगता हो कि ये एक्सिस है यहाँ, तो ठीक है, यहाँ आने के बाद बदल जाएगा, या यहाँ आने के बाद बदल जाए। जैसे यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि पृथ्वी की जो किरणें हैं वो यहाँ तक पड़ रही है, यहाँ पर भी जा रही है। ठीक है, ये तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन आपने ऐसा करा कि इसको चेंज कर दिया, और इसको चेंज करके आपने कैसा कर दिया, इसको चेंज करके ऐसा कर दिया, तो ये गलत है। ठीक है, भले आपको ऐसा बनाना हो तो आपको चारों डायग्राम में ऐसे ही रखना पड़ेगा। जैसे हमने इन चारों डायग्राम में, जो पृथ्वी का डायग्राम है उसमें हमने हमारा जो एक्सिस है वो इस तरह से रखा है, तो आपको चारों में एक्सिस जो होगा वो उसी तरह से रखना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक्सिस हमारा ऐसा ही रहेगा, ये आप ध्यान रखें। अब पृथ्वी जो है, देखिए रोटेशन भी चल रहा है पृथ्वी का, ये अपने एक्सिस पर रोटेशन भी कर रही है, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। और ये सूर्य के सापेक्ष रहते हुए ये इस इलिप्टिकल मार्ग पर, यानी इस अंडाकार मार्ग पर क्या कर रही है, ये परिक्रमा कर रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो परिक्रमा होती है ये कितने दिनों में पूर्ण होती है, तो आप नोट करते जाएं।
जो परिक्रमा होती है सूर्य की सापेक्ष लेकर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है, ये परिक्रमा करती है 365 दिन, 365 दिन और 5 घंटे 56 मिनट। क्लियर? 365 दिन 5 घंटे और 56 मिनट में ये सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका मतलब नंबर 1, अब हम पढ़ रहे हैं इसके इफेक्ट भी हम पढ़ते जाते हैं। इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। तो 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करती है। इसका मतलब 1 वर्ष का निर्माण करती है, 1 वर्ष का निर्माण करती है। क्लियर हो गया? 1 वर्ष का निर्माण कर रही है, 365 दिन में ये पूर्ण कर लेती है, तो 1 वर्ष का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट 365 दिन, ये ध्यान रखिए 365 दिन जो है और इसके आगे भी समय लेती है, 5 घंटे 56 मिनट का समय लेती है। तो 1 वर्ष में ये 5 घंटे 56 मिनट और समय अतिरिक्त समय लेती है। 365 दिन तो कंप्लीट कर लेती है, उसके अलावा 5 घंटे 56 मिनट का समय और ले लेती है। तो हम इसको राउंड फिगर में कितना मान लेते हैं? हम इसको राउंड फिगर में 365 दिन और 6 घंटे मान लेते हैं। 365 दिन और 6 घंटे कितने में? 1 वर्ष में। यहाँ लिख लेते हैं 1 वर्ष में। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि एक दिन में ये 365 दिन और 6 घंटे लेती है, तो अगले नेक्स्ट ईयर में भी 6 घंटे लेगी अतिरिक्त, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में भी 6 घंटे अतिरिक्त और उसके नेक्स्ट ईयर में भी 6 घंटे अतिरिक्त लेगी। इसका मतलब ये 4 साल में, ठीक है, 4 सालों में ये एक दिन अतिरिक्त बढ़ा देती है। और इसके अनुसार हम देखें तो ये 365 प्लस 1 दिन यानी कुल मिला के 366 दिन पूर्ण हो जाते हैं। और 366 दिन जो पूर्ण होते हैं ना, ये फरवरी माह में होते हैं। फरवरी माह में 28 प्लस 1 इक्वल टू 29 डेज हो जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। इसी को हम कहते हैं लीप वर्ष, लीप ईयर। क्लियर हो गया? नोट कीजिए, फिर हम समझाते हैं इसको। क्लियर? देखिए 365 दिन और 5 घंटे यानी 1 वर्ष को कंप्लीट करने में, इसकी एक परिक्रमा कंप्लीट करने में, सूर्य के सापेक्ष रहने में इसको 1 वर्ष का निर्माण करती है। पहली बात तो ये समझ में आ गया। कितने टाइम लेती है? 365 दिन और 5 घंटे 56 मिनट का टाइम लेती है। अब इस 5 घंटे 56 मिनट को हमने राउंड फिगर में ले लिया, तो ये कितना 1 वर्ष में कितना घंटे और आगे चली जाती है? 6 घंटे। यानी 365 दिन तक मान लीजिए यहाँ से चली हमारी पृथ्वी। सपोज यहाँ से हमारी पृथ्वी चली और आगे बढ़ी और आगे बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँचने में इसको 365 दिन हो गए। लेकिन वापस इसको यहाँ पहुँचना है तो इसने 6 घंटे और लिया, 6 घंटे का और समय इसने ले लिया, अतिरिक्त ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हमेशा कर रही है, ऐसा ये हमेशा कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 घंटे हर वर्ष ले रही है। तो 1 वर्ष में 6 घंटे अतिरिक्त, फिर दूसरे वर्ष में फिर 6 घंटे अतिरिक्त, तो कितने हो गए? 12 घंटे। फिर तीसरे वर्ष में 6 घंटे फिर अतिरिक्त, कितने हो गए? 18 घंटे। और फिर अगले वर्ष में फिर 6 घंटे अतिरिक्त, तो कितने हो गए? 24 घंटे। 24 घंटे अभी हमने पढ़ा था, 24 घंटे का 1 दिन होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए 365 प्लस 1 दिन हमने और जोड़ दिया, तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 366 दिन।
तो ये जो एक दिन अतिरिक्त बढ़ता है ये कहाँ ऐड होता है, ये फरवरी माह का जो 28 का होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा 3 वर्ष तक फरवरी 28 दिन का ही होता है। लेकिन जब लीप ईयर होता है, जैसे लीप ईयर जो होता है मोस्टली 2000 में, 2004 में, फिर 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2016 में, ऐसे लीप ईयर आता है। यानी 4-4 साल के अंतराल में लीप ईयर आएगा। तो जिस समय लीप ईयर होगा, जैसे मान लीजिए 2000 में लीप ईयर हुआ, तो यहाँ फरवरी का जो मंथ होगा वो 29 का होगा। फिर 2004 में लीप ईयर है, तो फिर फरवरी का मंथ कितने का होगा, 29 का होगा। जबकि 2001, 2002, 2003 ये तीनों साल जो लीप ईयर, तीनों साल जो फरवरी का मंथ होगा वो कितने का होगा, 28 का। कितने का होगा, 28 का। और 2004 का जो होगा वर्ष, वो उसमें फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन उसमें होंगे। इस प्रकार से हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा। उसको हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। क्लियर। तो एक वर्ष का निर्माण करती है। अब जब हमारी पृथ्वी ऐसे परिक्रमा पूर्ण करती है, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो कि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होना, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होना, ऐसे अलग अलग ऋतुओं के प्रारंभ इसमें हो जाते हैं। लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, चलिए देखिए, अभी हमने अक्षांश रेखाएं बनाई थी और हमने देशांतर रेखाएं बनाई थी। हम जनरली यहाँ पर अक्षांश रेखाएं फिर एक बार बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अक्षांश रेखा हो गई, ये हमने यहाँ अक्षांश रेखा बना ली, ये अक्षांश रेखा हो गई और ये अक्षांश रेखा होगी। अब हमारा जो सूर्य है, और सूर्य तो हम स्थिर मान के चल रहे हैं, और हमारी पृथ्वी जो है वो इसका परिक्रमा कर रही है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है संक्रांति और एक होता है विश्व। ध्यान रखिएगा, एक होता है संक्रांति और एक होता है विषु। ध्यान रखिएगा। देखिए, संक्रांति जो होती है ये 2 तरह की होती है। संक्रांति जो होती है ये 2 तरह की होती है। नंबर 1, एक होती है कर्क संक्रांति, दूसरी होती है मकर संक्रांति। ठीक है, इन दोनों की अवधि भी अलग अलग होती है। जैसे कर्क संक्रांति जो होती है ये मोस्टली 21 मार्च, और मकर संक्रांति जो होती है ये ऑलमोस्ट 22 दिसंबर को होती है। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से विषु भी 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि विषु जो है वो हम इसको एक ही मानते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। जबकि जो संक्रांति है ये कर्क रेखा पे होगा एक बार, और एक बार मकर रेखा पे होगा। तो आप जानते हैं, नहीं तो हम आपको बता देते हैं एक बार और। विषुव का होगा विषुवत रेखा पर, और ये भी 2 बार होता है। एक होता है यह मार्च नहीं होगा, इसको जून कीजिए। जून। और विषुव रेखा जो होगा, या जो विषुवत रेखा पे 2 एक्टिविटी होती है, वो होती है 21 मार्च को, और एक होती है 23 सितंबर को। ठीक है, देखो उसको समझना है। आप वहाँ समझते हैं, इसको हटा देते हैं।
देखो इसमें समझ लेते हैं। जैसे सपोज ये मान के चलते हैं कि सूर्य की किरणें यहाँ भूमध्य रेखा पे पड़ती है एक बार, यहाँ सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ती है और ये जो पड़ती है ये मान लेते हैं 21 मार्च को पड़ती है फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। अब हमारी पृथ्वी जो है वो आगे की तरफ इसका रोटेशन हुआ, रेवोल्यूशन हुआ और ये यहाँ से पृथ्वी कहाँ आ गई, यहाँ की ओर आ गई। अब सूर्य की किरणें जो है वो इस वाले भाग पर पड़ रही है, यानी कि हमने इसको नाम दिया कर्क रेखा। और कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री पर होती है और क्योंकि कर्क रेखा जो है वो नदन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं उत्तरी अक्षांश। क्लियर। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है और कर्क रेखा पे पड़ती है इसलिए 23.5 डिग्री पे पड़ रही है। कब, किस समय पड़ रही है, तो 21 जून के समय। और यहाँ इस समय हमारा तापमान बहुत अधिक देखने को मिलता है और इसको हमने नाम के दे दिया कर्क संक्रांति। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? लिखते जाएं आप इसको। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी पृथ्वी यहाँ से यहाँ आगे बढ़ गई। अब वापस सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर आ रही है। कौन सी रेखा पर आ रही है वापस? विषुवत रेखा पर। क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं कि 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर पड़ी, विषुव कहलाया। ठीक है। फिर कर्क रेखा पे उत्तरी अक्षांश वाले भाग में, यानी कब? 21 जून को। देखिए कितने मंथ हुए, ये अप्रैल, मई और ये जून में आ गया। फिर यहाँ से जुलाई, फिर यहाँ अगस्त और ये सितंबर में आ गया। कौन सी तारीख? 23 सितंबर। क्लियर। अब सितंबर के बाद ये आगे चला तो ये अक्टूबर, फिर नवंबर और कब पहुँच गया? दिसंबर। और यहाँ दिसंबर में ये कौन सा व्रत आ जाएगा? ये आ जाएगा मकर रेखा। कौन सी रेखा आ जाएगी? मकर रेखा। और मकर रेखा पे सूर्य लंब से, यानी कि पूरा 90 डिग्री के एंगल से रोशनी देता है, अपनी किरणें देता है। कब? 22 दिसंबर को। और इसको हम क्या नाम दे देंगे? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संक्रांति जो होती है ये 2 प्रकार की हैं, 2 इसके भाग है। एक कर्क संक्रांति 21 जून को, एक मकर संक्रांति 22 दिसंबर को। क्लियर। एक हम जनवरी में मकर संक्रांति बनाते हैं, ठीक है, वो नक्षत्रों के हिसाब से है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग है, ये अलग है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अक्सर हम इसको एक मान बैठते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं। ये खगोलीय जो विधि है, खगोलीय जो एक सिस्टम बना हुआ है, वो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मान के चलते हैं। और विषुव जो होता है वो विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें होती हैं, यानी विषुव रेखा पर सूर्य की किरणें। क्लियर। और यहाँ 21 जून को सूर्य की किरणें 90 डिग्री के लंब से गिरेगी, यहाँ 22 सितंबर को सूर्य की किरणें लंब से गिरती है। इसलिए हम एक बोलते हैं कर्क संक्रांति, एक हम बोल रहे हैं मकर संक्रांति। विषुव रेखा जो है, विषुव रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें होती है। कब होती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें होती हैं। और हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब देखिए, नंबर 1 हमने क्या पहला पढ़ा था? वर्ष का निर्माण। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ष का निर्माण, यानी कि एक वर्ष का निर्माण कैसे हुआ ये हमने जान लिया पहले ही। 365 दिन का हमने आपको बताया था। दूसरा, ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन, ये ऋतुओं में परिवर्तन है। क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन। क्यों? देखिए, दिसंबर के बाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आप पहुंचते हैं तो यहां पर आप देखिए ग्रीष्म ऋतु प्रभावी हो जाती है।
पता है ना आपको, यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक होना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि यहाँ तक तो इस रीजन तक, यानी इस रीजन तक कौन सा मौसम चलता है, बसंत ऋतु का, यानी पतझड़ का मौसम चलता है। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च के आसपास का जो रीजन है, फिर यहाँ से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है और जून तक आता है तो ग्रीष्म ऋतु बहुत चरम पर होती है, यहाँ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का मॉनसून शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ वर्षा ऋतु आना प्रारंभ हो जाती है। क्लियर। और सितंबर तक पहुँचते पहुँचते या सितंबर तक वर्षा होती है, फिर उसके बाद जो पैटर्न होता है वो शरद ऋतु का हो जाता है। शरद ऋतु आना प्रारंभ होती है और शरद के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पहुँचते हैं तो यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। आगे समझ में। तो इसका मतलब ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण या वार्षिक गति के कारण या रेवोल्यूशन के कारण। तो नंबर 1 एक तो हो गया आपका एक वर्ष का निर्माण, एक साल का निर्माण कैसे हुआ और ऋतुओं में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, ये समझ में आ गया होगा आपको। इज इट क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको पूरा विथ डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और इनके नाम लिख लीजिए आप, इन्हें हम क्या क्या नाम देते हैं। जैसे मैंने कहा यह बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, 21 मार्च को बसंत ऋतु प्रारंभ होती है और सितंबर में शरद ऋतु प्रारंभ होती है। तो इनके जो नाम हैं, इनके नाम क्या क्या है। 21 मार्च को हम क्या कहते हैं, बसंत विषु। इसको कहते हैं बसंत विषु और इसे हम कहेंगे शरद विषु। इसको हम शरद विषु कहेंगे। कर्क संक्रांति 21 जून, क्लियर। मकर संक्रांति 22 दिसंबर, क्लियर। उसके बाद सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे होती है। 21 मार्च को होगा बसंत विषु और 23 सितंबर को होगा शरद विषु। क्लियर हो गया आपको? दोनों इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई इसके प्रभाव के कारण। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सी पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर। दिन व रात की अवधि में परिवर्तन। नेचुरल सी बात है कि जब शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु का यहाँ पर अलग अलग पोर्शन होगा तो दिन रात की अवधि में परिवर्तन आना निश्चित है। तो ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी परिक्रमण गति के कारण होता है। तो 3 इसके महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होते हैं, इफेक्ट होते हैं रेवोल्यूशन के। एक तो होता है वर्ष का निर्माण कि एक ईयर का निर्माण इससे होना प्रारंभ होता है, एक वर्ष का निर्माण इससे हो जाता है। दूसरा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, क्लियर हो गया। ऋतुओं में परिवर्तन होना देखने को मिलता है। दिन रात की अवधि में परिवर्तन किस ऋतु के किस गति के कारण होता है, तो वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा। हमने दोनों ही बातों का अध्ययन कर लिया। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से रोटेशन की जो गति है, मोशन ऑफ द रोटेशन है, वो किस प्रकार से होता है, और इस वाले में हमने देख लिया रेवोल्यूशन किस प्रकार से होता है। क्लियर। अब देखिए, हम पृथ्वी के एक सैटेलाइट की बात कर रहे थे, मून की। हालांकि मून की हमने सारी चर्चा, उसकी गति कितनी है, कितना उसका डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी हमने बात कर चुके हैं। एक हम इसकी गति के बारे में बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है मून के बारे में। क्लियर। मून के बारे में छोटी सी बात, उसका कितना रेवोल्यूशन पाथ होता है, वो सब कुछ हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम सौरमंडल की चर्चा कर रहे थे,
जहाँ हमने पृथ्वी की चर्चा की, तो पृथ्वी के साथ उसके सैटेलाइट की भी चर्चा हुई थी, पृथ्वी के सैटेलाइट की भी चर्चा हुई थी, राइट। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ लेते हैं मून के बारे में। तो इस रेवोल्यूशन के बाद में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, इसी में इंक्लूड है मून, यानी सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। तो पृथ्वी का सैटेलाइट का क्या है, मून। तो मून के बारे में 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं मून के बारे में। बाकी मून के बारे में आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो पॉइंट है वो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक हो जाएगा वो जाएगा मून, और इसी के साथ में आपका ये टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। मून वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हम टॉपिक डाल लेते हैं मून, ठीक है। हालांकि ये यूनिवर्सल है, इसलिए हम इसको द मून लिखेंगे। चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी गति के बारे में, यानी कि इसके मोशंस के बारे में बात करते हैं। मोशन की बात करते हैं तो नंबर 1 इसका भी घूर्णन होता है। नंबर 2 घूर्णन या परिभ्रमण, और एक होता है परिक्रमण। और तीसरी गति जो होती है वो सूर्य के सापेक्ष रहकर होती है। सूर्य के सापेक्ष रहकर ये गति करता है। तो घूर्णन, परिभ्रमण या परिक्रमण। अब देखिए, घूर्णन की बात करें तो ये घूर्णन जो है ये पृथ्वी की भांति ही घूर्णन करता है। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है 27 दिन, 27 दिन और 7 घंटे लगभग। सत्ताईस दिन 7 घंटे में ये चंद्रमा घूर्णन करता है या परिभ्रमण करता है। क्लियर हो गया। अब परिक्रमा की बात करें तो परिक्रमा भी ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा अपने अक्ष पर रह के करता है। इसको भी 27 दिन और 7 घंटे, 27 दिन 7 घंटे का समय लगता है। 27 दिन और 7 घंटे का समय लगता है, इसीलिए हमें चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे का समय लगता है, इसीलिए चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई देता है, सदैव एक भाग दिखाई देता है, क्लियर हो गया। देखिए, घूर्णन परिभ्रमण जो हो रहा है ये चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और कितने दिन में कंप्लीट करता है? 27 दिन 7 घंटे में। ठीक है,
जिस तरह से पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी घूर्णन जो कर रही है वो 24 घंटे में कंप्लीट करती है, लेकिन ये चंद्रमा जो है, हमारा जो सैटेलाइट है पृथ्वी का, ये 27 दिन और 7 घंटे में घूर्णन करता है। इसका मतलब इसकी स्पीड कम है, हमारी पृथ्वी का कंपेरिजन में इसकी स्पीड, जो घूर्णन की स्पीड है वो कम है। और घूर्णन के साथ साथ यानी कि रोटेशन के साथ साथ ये परिक्रमण भी कर लेता है, यानी रेवोल्यूशन भी कर लेता है। और रेवोल्यूशन में भी इसको कितना समय लगता है? उतना ही समय लगता है जितना ये घूर्णन में समय लेता है, यानी कि 27 दिन और 7 घंटे। और इसीलिए चंद्रमा का सदैव हमें एक ही भाग दिखाई देता है। नेचुरल सी बात है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी जो है ये क्या कर रही है? परिक्रमण कर रही है। परिक्रमण, देखिए हम परिक्रमण की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा जो परिक्रमण करता है वो पृथ्वी के सापेक्ष रेखे करता है, क्लियर। जबकि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के सापेक्ष रहकर परिक्रमण करती है। परिक्रमण की बात हो रही है, यानी कि रेवोल्यूशन की बात हो रही है, रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो परिक्रमण होता है चंद्रमा का 27 दिन 7 घंटे में कंप्लीट करता है, क्लियर। इसीलिए सदैव इसका एक भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। यदि हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा का हमें एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, ये मैं कारण आपको बता रहा हूँ। समझना इसको कि पृथ्वी है ये पृथ्वी क्या कर रही है? 365 दिन में हमारा एक वर्ष कंप्लीट कर रही है और ये सूर्य के सापेक्ष लेकर परिक्रमा कर रही है सूर्य की, क्लियर। अब ये इस तरह से रोटेट कर रही है, ये घूम रही है, क्लियर। और ये चंद्रमा है, चंद्रमा का घूर्णन भी 27 दिन और 7 घंटे है और इसकी परिक्रमा का समय भी 27 दिन 7 घंटे, क्लियर। अब देखिए जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है तो हमारा जो मून है वो मून भी आगे बढ़ता है और ये परिक्रमा कर लेता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है ये तो 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि मून जो है वो बार बार घूम कर, यानी 27 दिन में सूर्य की परिक्रमा ये पूरी कर लेता है। यानी कि 365 दिन में तो पृथ्वी पूरी करती है सूर्य की, और मून जो है हमारा जो सैटेलाइट है ये 27 दिन और 7 घंटे में हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। इसीलिए इसका सदैव एक ही भाग हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी इस तरह से परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी, तो इसकी स्पीड कम है, रोटेशन हालांकि स्पीड ज़्यादा है, लेकिन परिक्रमा जो 365 दिन में कर रही है। लेकिन इसी के उपरांत हमारा जो मून है ना वो 27 दिन में ही हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, क्लियर हो गया। अब तीसरी गति जो है, तीसरी गति क्या है? ये सूर्य के सापेक्ष है। और सूर्य के सापेक्ष कैसे करता है? जब ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, जब ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसी के साथ साथ ये सूर्य के सापेक्ष रहकर भी उसकी परिक्रमा कर लेता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि 2 तिथियां आती है, एक आती है अमावस्या, एक आती है आपकी पूर्णिमा। आप इन दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, आपने नाम सुना मून इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण आपने नाम सुना होगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं? इसका कारण यही है कि सूर्य के सापेक्ष रहते हुए हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जब कभी ये सूर्य के समक्ष आता है या कभी पृथ्वी के पीछे रहता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि इस पर डिस्कशन जब वो टॉपिक आएगा अलग से, उस पर हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो हम मून के बारे में पढ़ रहे थे और मून के बारे में विशेषकर सारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी कि ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, ठीक है, प्रकाश किस प्रकार से पहुंचता है, इसके जो धरातलीय क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है। दिन का तापमान लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं रात्रि का तापमान -150 सेंटीग्रेड हो जाता है। इसका जो धरातल सरफेस है वो उबड़ खाबड़, इस पर हमने बात की थी। इस पर वीवर्स पाए जाते हैं, यानी इस पर क्रेटर्स पाए जाते हैं, इस पर हमारी चर्चा हुई थी, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, मुख्य विशेषताएं जो थी वो हम पहले ही उस वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम गति के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर मून की गतियों के बारे में भी चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार से ऑलमोस्ट हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने आज की क्लास में रेवोल्यूशन को पढ़ लिया है, परिक्रमा गति, क्या परिक्रमा किस प्रकार से होती है, हमारी जो पृथ्वी है वो परिक्रमा करती है तो क्या उसका इफेक्ट होता है, उस पर हमारी चर्चा हो गई। मून के बारे में पढ़ लिया, और लास्ट वाली क्लास जो इससे पहले हुई थी उसमें हमने इसका रोटेशन के बारे में पढ़ लिया और उसका इफेक्ट ऑफ रोटेशन पढ़ लिए, यानी कि घूर्णन गति के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगी और आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने
डाउट को, क्वेरीज जो भी है आपकी, क्वेश्चन कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो जब तक के लिए थैंक यू।